बहू शुभ नहीं है। कमरे से बाहर आप जाएंगे या मैं चली जाऊं? मैं अब आपके साथ एक पल नहीं रहना चाहती। दम घुटता है मेरा यहाँ। हाँ हाँ, जैसे कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो डाइवोर्स ले लीजिए मुझसे। क्यों ही आप मेरे साथ रहते हैं? अपनी माँ के साथ रहिए, अपनी बहन के साथ रहिए, अपनी बहन के बच्चों को ही अपना बच्चा समझ के पालिए और पोसिए। अपने बेटे बहू के कमरे से जोर जोर से ऐसे चिल्लाने की आवाज सुनकर सुमित्रा वहां भाग कर आती है। आज तक हमारे घर में ऐसी चिल्लम चिल्ली नहीं हुई बहू। आए दिन तुम दोनों के कमरे में ऐसे चीखने चिल्लाने की आवाज आती है कि मेरी रूह कांप जाती है। अच्छा लगता है क्या? घर में तुम्हारे पापा जी भी है, वो हार्ट पेशेंट है। बाहर पड़ोसी भी सुनते हैं ये आवाजें, सब बातें बनाने लगे हैं बहू। अच्छी बात है ना मम्मी जी की बातें बन रही है। और आप बताइए सुमित, कमरे से बाहर आप सो रहे हैं या मैं सोने जाऊं? क्योंकि मैं गई ना बाहर तो बस हॉल तक नहीं रुकूंगी, मोहल्ले तक जाऊंगी इस बार। हाँ। और बिस्तर से तकिया उठाकर सुमित जनवरी को ठंड में भरी रात में हॉल में बिना रजाई के ही सोने चला जाता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर सुमित्रा अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कैसे अशुभ पैर की बहू ले आए जी हम। क्या सोचा था और क्या हो गया। हमारे घर की शांति ये खत्म हो गई जी। जीवन तो यही है सुमित्रा जी, हर कदम पर जंग है। न जाने हमसे क्या भूल हो गई। ये कहानी शुरू होती है सुमित्रा निवास से, जहां घर के सभी लोग नई बहू के आने के स्वागत में नजरें बिछाए बैठे थे। अरे भैया, आपने दरवाजे पर तो फूल लगाए ही नहीं, और ये सीढ़ियों पर कैसे गेंदे के फूल लगा दिए आपने? प्रिया आएगी तो सोचेगी हमने पैसे बचा लिए। ये सारे गेंदे के फूल हटाकर यहाँ गुलाब के फूल लगाइए और फर्श पर गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दीजिए। ठीक है ना मम्मी? आखिरकार मेरे इकलौते छोटे भाई की दुल्हन आ रही है। मामी आएगी, मेरी मामी आएगी। सबसे ज्यादा खुश ना आज यही लग रहा है। आखिरकार इसकी नई मामी जो आने वाली है। बैठे रहना मामी की गोद में। आज से तो मैंने तुझे तेरी मामी के हवाले कर दिया। और जिस बहू का इंतजार स्नेहा और सुमित्रा कर रही थी, वो सुमित का हाथ पकड़े गाजे बाजे के साथ दरवाजे पर पहुंचती है। अरे मम्मी, जल्दी से आरती की थाली लेकर आओ, देखो प्रिया आ गई है। ये ले बहू इस घर की चाबी। आज से यह घर तेरे हवाले हुआ। सास हो तो आंटी जी जैसी, जो दरवाजे पर ही अपने घर की बहू को चाबी दे रही है। अब इसके बाद चाहकर भी कोई बहू अपनी सास से लड़ नहीं सकेगी। अरे वो सब तो कहने की बात है बहू। जो बहू घर में कलेश करना चाहेगी ना, वो तो कलेश करके ही रहेगी। और सभी लोगों के सामने प्रिया सुमित की पत्नी बनकर अपने ससुराल आ जाती है। सारी रस्में होने के बाद सभी मेहमान अपने अपने घरों को लौटने लगते हैं। बहुत ध्यान रखना, कोई भी मेहमान खाली हाथ ना जाए। सभी के लिए अच्छे से गिफ्ट्स और ड्राई फ्रूट्स पैक करके देना। अब टेंशन मत लीजिए मम्मी जी, वो सब मैंने पहले ही कर दिया है। और सबसे बड़ा डिब्बा बनाया है मैंने दीदी का, है ना? अच्छा। रसोई के बाहर खड़ी स्नेहा ये सुन लेती है। अपने छोटे भाई की बीवी के मुंह से ऐसी बात सुनकर स्नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कोने में सभी से दूर जाकर फूट फूट कर रोने लगती है। अरे क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? अचानक से आज ये घर बड़ा पराया सा लग रहा है बाबूजी। चलो रोहन, बैग्स पैक कर लो, हमें घर जाना है। नहीं 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 रोहन, नहीं, मम्मी को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। एक थप्पड़ मारूंगी अगर जिद की तो। स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? अरे अरे, अब वो बच्चा नहीं रहा दीदी, तुम उस पर हाथ क्यों उठा रही हो? और क्या हो जाएगा अगर कुछ दिन यहाँ रुक जाएगा तो? और तुम्हें क्यों जल्दी मच रही है जाने की? तुम्हें तो कितना शौक था कि मेरी पत्नी पर हुक्म चलाओगी। वो सब तो बस कहने की बात होती है सुमित। मैं चाहती हूँ कि प्रिया यहाँ पर खुशी से रहे बस। अपनी शादी के दूसरे दिन सभी मेहमानों के जाने के बाद प्रिया अपने कमरे में अपने पति का इंतजार कर रही थी। आज जाकर सुमित के साथ कुछ वक्त मिलेगा, वरना सभी मेहमानों के सामने मैं उनसे नजर तक नहीं मिला पा रही थी। दरवाजे पर अपनी नजर टिकाए प्रिया सुमित की राह देख रही थी कि वहां सुमित के पहले रोहन आ जाता है। मम्मी, मैं आज आपके पास सोऊंगा। हाँ बिल्कुल, आज मेरा रोहन मामा मामी के बीच में सोएगा।
अपनी इच्छा को मन में दबाए प्रिया रोहन को अपने साथ ही सुला लेती है। अगली सुबह जब प्रिया किचन में खाना बना रही होती है, वहां सुमित्रा आ जाती है। क्या बना रही हो बहू? सुमित की पसंद के छोले चावल। उन्हें छोले चावल बहुत पसंद है ना मम्मी जी। अरे बहू एक काम कर, तू बाकी लोगों का खाना देख ले। सुमित तो मेरे हाथ के ही छोले खाता है। अगर उसे मेरे हाथ के छोले ना मिले ना तो नाराज हो जाता है। बेकार में तुम दोनों के बीच अनबन हो जाएगी। सुमित्रा के मना करने के बाद भी प्रिया अलग से छोले बनाती है और अपने पति के सामने 2 कटोरियां रखती है। इसमें से एक कटोरी के छोले मैंने बनाए हैं और दूसरा मम्मी जी ने। अब आपको खाकर बताना है कि कौन से छोले ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं आपको। सुमित छोले खाता है, पर उसे पता ही नहीं चलता कि उसकी माँ के बनाए हुए छोले कौन से हैं और प्रिया के कौन से। और वो प्रिया के ही छोले को अच्छा बता देता है। देख लिया मम्मी जी, आप कह रही थी कि सुमित मेरे हाथ के छोले खाएंगे नहीं पर इन्होंने तो मेरे ही छोले पसंद किए। नहीं, मम्मी आई ने मामा से नानी को दूर कर दिया। ये क्या तरीका है बोलने का रोहन? जरा भी तमीज नहीं है क्या तुम्हें? एक थप्पड़ मारूंगी। अरे अरे वो बच्चा है यार प्रिया, तुम उसे कैसे डांट सकती हो? मुझे नहीं खाना, जा रहा हूं मैं। प्रिया को आए हुए अभी 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि सुमित्रा के घर पर बर्तन बजने लगे थे। अब आए दिन किसी न किसी बात पर प्रिया का गुस्सा सभी पर निकल जाया करता। 1 महीने बाद प्रिया अपने लिए कुछ शॉपिंग करके बाहर से आती है। अरे अरे प्रिया, शॉपिंग बैग लेकर कमरे में कहाँ चली गई? पहले हमें तो दिखाओ। प्रिया अपने शॉपिंग किए हुए कपड़े बैग से बाहर निकालती है। एक जैकेट का 11,000? कुछ ज्यादा ही पैसे नहीं ले लिए शोरूम वालों ने? ये तो पैसे का हुलिया करना हुआ बहू। तुम तो पैसे पानी में फेंक कर आ गई। यहाँ कितनी मुश्किल से हम पैसे कमाते हैं, 11,000 में तो महीने का राशन आ जाता। जब दीदी के लिए 1 लाख का गले का सेट आ सकता है, रोहन के यहीं एडमिशन करवाने की प्लानिंग हो सकती है, तो मेरे लिए 11,000 का जैकेट क्यों नहीं आ सकता? कौन सा मेरे जैकेट खरीदने से हम सड़क पर आ जाएंगे पापा जी? और वैसे भी 11,000 इसकी सिर्फ टैग पर लिखा हुआ है। मैं इसे सेल में ले आई हूँ 1,000 रुपए में। पर सच्चाई जानने के पहले ही हर चीज पर टिप्पणी देने की आदत हो गई है आप सबकी। आप लोगों से तो मेरा सुख बर्दाश्त ही कहाँ होता है। उठाकर दे दीजिए ना ये भी अपनी लाडली बेटी को, जो अपने घर तो जाना ही नहीं चाहती। उसका ससुराल तो मानो यही हो गया है। एक छोटी सी बात पर गुस्से में प्रिया वो जैकेट उठाकर अपनी ननद के मुंह पर मारकर अपने कमरे में चली जाती है। रुको प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? प्रिया की गलती नहीं है सुमित, उसे कुछ मत कहना। ये सब मेरे कारण हुआ है। इस रोहन ने तो खून पी लिया है मेरा। अपने पापा के यहाँ जाना ही नहीं चाहता। मुझे मार कर माने का क्या? तुझे मेरी कसम है, अगर तूने अब मामी मामी किया तो। ये सिर्फ मेरा भांजा नहीं दीदी, मैंने इसे अपने बेटे के समान माना है और ये तुम्हारा ही घर है। तुम यहाँ 1 महीने रहो या 11 महीने, प्रिया होती कौन है तुम्हें मना करने वाली? बाहर से वो आई है, तुम नहीं। सुमित की बात सुनते ही प्रिया फौरन कमरे से बाहर आकर कहती है, हाँ हाँ बाहर से आई हूं ना मैं। जैसे खुद ही चलते हुए तुम्हारे पीछे आ गई थी। बारात लेकर तुम आए थे मुझे ले जाने के लिए। अरे जब तुमसे तुम्हारी बहन, उसका बच्चा, अपने माँ बाप छूट ही नहीं रहे थे, तो क्या जरूरत थी मुझसे शादी करने की? ये कहकर वो वापस अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। ये सब क्या हो रहा है बेटा? मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। सुबह से लेकर रात तक हर बात में इस घर में बस लड़ाई ही होती रहती है। तेरे पापा जी को तो कह नहीं सकती, उन्हें फिजूल खर्च पसंद नहीं है। शुरू से गरीबी ही देखी है ना इन्होंने। पैसे तो हमारे पास अब आए हैं बेटा। सुमित्रा रोती हुई ये सब कह रही थी कि उसके घर से आते हुए शोर को सुनकर पड़ोस की कुछ औरतें वहां पहुंच जाती हैं। रोज तेरे घर से आवाज आती हुई सुनती थी मैं सुमित्रा, पर किसी के घर के मामले में बोलते नहीं बनता, इसलिए कभी आई नहीं। पर आज तेरी सिसकी आवाज सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। आज तक चुप थी सुमित्रा, पर आज बोलती हूँ। बहुत ही अशुभ है तेरी बहू। तेरे घर की सारी रोशनी छीन ली है इसने। हाँ आंटी जी,
वरना आपके घर से मैंने कभी एक आवाज आते नहीं सुनी थी। पर जब से भाभी आई हैं, रोज ही लड़ाई की आवाज आती है। मैं तो कहती हूँ अभी ज्यादा दिन हुए नहीं है, डाइवोर्स करवा दीजिए और फ्री कीजिए सुमित भैया को इस रिश्ते से। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं दोबारा कोशिश करूंगी। मुझसे नहीं सुनती बहू तो मैं किसी और को बुलाऊंगी, पर मैं सब ठीक करके रहूंगी। सुमित्रा की आंखों के सामने ही उसका घर ताश के पत्तों की तरह बिखर रहा था। रात को रोती हुई वो अपनी बहन को फोन करती है और इस बारे में बताती है। तू चिंता मत कर सुमित्रा, ऐसी कई टेढ़ी बहुओं को ठीक किया है मैंने। मैं कल ही पहली ट्रेन पकड़कर तेरे घर आती हूँ। और अगली सुबह ठीक 9 बजे ही शकुंतला सुमित्रा के घर पहुंच जाती है। जहां सबको ऐसा लग रहा था कि प्रिया शकुंतला के साथ भी बुरा व्यवहार करेगी, पर वो ऐसा कुछ नहीं करती। आती ही शकुंतला के पैर छूती है। आइए बैठे मौसी जी, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इसी बहू के लिए ये सब कह रहे थे कि बहू ने परेशान करके रख दिया है, पर यहाँ तो ऐसा लगता नहीं। शकुंतला प्रिया के साथ बैठकर चाय पीती है, बातचीत करती है। प्रिया भी हंस हंस के अपनी मौसी सास के साथ बात करती है। अब मुझे अपना कमरा तो दिखा बहू। हाँ चलिए ना मौसी जी। प्रिया शकुंतला को अपने कमरे में लेकर जाती है, जहाँ शकुंतला देखती है कि प्रिया के बिस्तर पर रोहन सो रहा है। रोहन तुम्हारे साथ सोता है, स्नेहा के साथ नहीं? नहीं ना मौसी जी, मेरी शादी की पहली रात से ही रोहन हमारे साथ ही सो रहा है। आज 4 महीने हो गए। ये कोई बात हुई भला? स्नेहा कोई बच्ची तो है नहीं कि नए शादीशुदा जोड़े के बीच अपने बेटे को सुला देती है। 4 दिन रोहन संभाला नहीं गया क्या उससे? चल कोई बात नहीं बहू, अब से रोहन मेरे साथ सोएगा। क्या फर्क पड़ता है मौसी जी? वैसे भी अब मैं और सुमित एक साथ नहीं सोते हैं। हमारे बीच दूरियां इतनी बढ़ गई है कि वो हॉल में सोते हैं और मैं कमरे में। चलो अच्छा है, पता तो चली मुझे ये बात। तो चिंता मत कर, मैं देखती हूँ। वैसे तू इतनी चिड़ी हुई क्यों रहती है सभी से? मेरे साथ तो बहुत अच्छे से पेश आ रही है। मैं कोई पागल नहीं हूँ मौसी जी, जो बेकार ही सबसे झगड़ा करूं। ऐसा जरूर कुछ हो रहा होगा ना इस घर में जो गलत होगा। पर खैर, अब क्या फर्क पड़ता है। मैं अब इस आदमी के साथ रहना ही नहीं चाहती। शकुंतला 24 घंटे अपनी पैनी नजर सबकी बातचीत पर रखती है। रात को जब सुमित अपने काम से वापस लौटता है तो शकुंतला उसे समझाकर प्रिया के कमरे में जाने को कहती है। चलो ये तो गया अपनी बीवी के पास। अब दोनों मियाँ बीवी आराम से साथ बैठकर सारा मैटर सॉल्व करेंगे। वैसे ठंड बहुत हो गई है, स्नेहा को चाय बनाने को कहती हूँ। जैसे ही शकुंतला स्नेहा के कमरे के बाहर पहुंचती है। नहीं मम्मी, मुझे मामी के पास नहीं सोना, मुझे आपके पास सोना है। एक थप्पड़ मारूंगी ना, कहा ना अपनी मामी के कमरे में जाओ और जिद करो, मामू मैं आपके पास ही सोऊंगा। जा रोहन, मेरा अच्छा बेटा है ना तू। नहीं, मेरी नहीं मान रहा है ना? अभी तेरे पापा को कॉल लगाती हूँ। स्नेहा अपने पति को कॉल लगाती है। आप ही समझाइए ना इसे, कितनी मुश्किलों से मैंने सुमित और प्रिया के बीच के रिश्ते को इतना खराब किया है कि किसी भी वक्त उनका डिवोर्स हो सकता है। पर पता नहीं कहाँ से ये मौसी बीच में आ गई। उनके रहते मैं प्रिया के पास जा भी नहीं पा रही, तो कैसे उसके कान भरूं? क्या करूं जिससे वो झगड़ा करने पर मजबूर हो जाए? ऊपर से उन्होंने सुमित को प्रिया के कमरे में भेज दिया। इन दोनों को ना एक साथ समय नहीं मिलना चाहिए। अरे कोई बच्चा बच्चा हो गया तो सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे हाथ से चली जाएगी। पर ये रोहन समझता ही नहीं। अरे बेटा, तेरे पापा तो कुछ कमाते नहीं। नाना जी का घर दिख रहा है ना कितना बड़ा है। अगर मामा मामी के बीच तू सोएगा तो उसके बाद ये घर तेरा हो जाएगा। फिर तो बड़े स्कूल में जा सकेगा, अच्छे अच्छे कपड़े पहन सकेगा, जैसे मामी पहनती है ना? तो इतने दिनों से तो वही कर रहा हूँ जो आप कहती है। मुझे कहाँ मिला सब कुछ? तुमने कहा था साइकिल दिलवाओगी, कहाँ दिलवाई? पता नहीं किसकी नस्ल है ये, पैसे का पिशाच हो गया इस उम्र में। एक ही बार में मिल जाएगा क्या सब तुझे? दिन भर ये खेलना है वो खेलना है। इतना ही दिमाग है तो ऐसा दिमाग लगा कि मामी तुझ पर हाथ उठा दी और मामा जी को मामी पर गुस्सा आ जाए और वो गुस्से में मामी को घर से निकाल दे।
फिर तो बेटा साइकिल नहीं कार मिलेगी, कार। तो ये सब इस सपोली का किया धरा है। और गुस्से में एक लात मारकर दरवाजा खोलकर शकुंतला स्नेहा के कमरे में चली आती है। एक हाथ से स्नेहा के बाल पकड़े उसे खींचते हुए हॉल में ले आती है। सुमित्रा, संतोष जी, प्रिया, सुमित, सभी यहाँ आओ। क्या हुआ दीदी? और आपने ये स्नेहा के बाल क्यों पकड़े हुए हैं? कहीं किसी ने आपके कान तो नहीं भर दिए? कान तो स्नेहा भर रही थी तुम सभी के, ताकि तुम्हारा बेटा पत्नी के रहते हुए भी कुंवारों जैसा जीवन बिताए और उसे कोई संतान ही ना हो पाए। फिर तो तुम लोगों की सारी संपत्ति का मालिक खुद ब खुद रोहन बन जाएगा। मौसी जी, कोई गलत फहमी हो रही है। मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे बेटा, मुझसे श्यान पट्टी। आवाज क्लियर तू बताएगी सबको कि मैं तेरा वीडियो सबको दिखाऊं? मेरा मुंह क्या देख रही है? मुझे पता था तू सच्चाई को झुठला देगी, इसीलिए मैंने तेरे और दामाद जी के बीच की बातचीत को फोन में रिकॉर्ड कर लिया था। और जैसे ही शकुंतला अपना फोन निकालती है, स्नेहा तोते की तरह सब बोलना शुरू कर देती है। तो मैं भी तो क्या करती मम्मी? मेरी शादी तो तुम लोगों ने तब भी कर दी थी जब हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं थी और एक ना के बराबर कमाने वाला पति मिला मुझे। उसके बाद तुम लोगों की हालत में सुधार आ गया, पर किसी ने मुझे एक फूटी कौड़ी तक नहीं दी। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि सुमित की कभी शादी हो, पर उसकी शादी हो ही गई। अब वो और प्रिया अगर एक साथ होते तो उसे बाप बनते देर नहीं होती, और अगर उनका खुद का बच्चा हो ही जाता तो प्रॉपर्टी में रोहन को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए प्रिया के घर आती ही मैंने उसके मन में आप सभी के लिए गलतफहमी पैदा करनी शुरू कर दी। मैं उसके कमरे में रोहन को भेज दिया करती ताकि सुमित पूरी रात रोहन में लगा रहे और अपनी पत्नी को देखने तक का समय ना मिले उसे। फिर मैंने एक दिन प्रिया के कान में ये बात भी डाल दी कि सुमित के मन में कोई और लड़की है, इसलिए वो प्रिया के करीब आना नहीं चाहता। अब ऐसी हालत में कोई भी अच्छे घर की लड़की उस नाम के रिश्ते को खत्म ही कर दी थी ना। मैंने हमेशा रोहन को अपने बेटे से बढ़कर माना है दीदी। तुम्हें कुछ चाहिए था तो मांग लेना था, ये सब क्यों किया तुमने? निकल जा इस घर से स्नेहा, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए। सुमित्रा फौरन अंदर जाती है और स्नेहा का बैग पैक कर उसे बाहर लाकर दे देती है। वो रहा दरवाजा, निकल जा बाहर। रुक जाइए दीदी, जिस प्रॉपर्टी के लिए आप ये सब कर रही थी, उस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा तो पहले ही सुमित ने रोहन के नाम कर दिया था। ये लीजिए हमारे दूसरे फ्लैट के पेपर्स, रोहन के नाम है फ्लैट। अब हमारे घर दोबारा मत आइएगा। और कुछ इस तरह स्नेहा का राज सभी के सामने आ जाता है। जहां सभी को बहू अशुभ लग रही थी, वहां असल में अशुभ तो बेटी निकल जाती है। पर शकुंतला की समझदारी के कारण सुमित्रा का घर